हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हम डिस्कस करेंगे कि साहब ऑप्शनल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको रखा क्यों गया, कैसे आप अपने लिए एक ऑप्शनल सिलेक्ट करें, और ज्योग्राफी ऑप्शनल किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है टू अचीव अ वेरी गुड रैंक। ओके, तो ये सीरीज स्टार्ट करी है, बहुत सारे और भी ऑप्शनल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, PSIR। तो उन सारे ही टॉपिक्स के बारे में, सारे ही ऑप्शनल्स की जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी वीकनेस हैं, वो आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और आप जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन मोस्ट सूटेबल है। ठीक है। एज अ फैकल्टी आपने सुना होगा, कई बार आप इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं और इंस्टीट्यूट वाले आपसे ये कहते हैं कि साहब ये ऑप्शनल बेस्ट है, यही ले लो, इसी से रैंक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन उनके पास होता है। मैं बिल्कुल भी ऐसा आपसे नहीं कहने वाला हूं कि आप यही ऑप्शन लीजिए या ज्योग्राफी ऑप्शनल ही आप सिलेक्ट करिए, क्योंकि मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूं। ठीक है। क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है। आपको देखना है कि आपके लिए आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं। ओके, तो ये डिस्कशन बढ़ाते हैं, हम लोग ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं। आपको ये तो पता ही है कि ऑप्शनल जो है वो बहुत ही मेक और ब्रेक काइंड की चीज होती है, विच विल हेल्प यू टू अचीव अ वेरी गुड रैंक। अगर हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा ही क्यों है, व्हाई हैज यूपीएससी केप्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप देखिए 2013 में पूरा सिस्टम चेंज हुआ, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, 4 GS पेपर ऐड कर दिए गए, उससे पहले 2 ही GS पेपर रहते थे। और 2013 से पहले 2 ऑप्शनल होते थे, उसके बाद में 2 ऑप्शनल पेपर हटा के एक सिंगल ऑप्शनल जो है कर दिया गया। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना था उस वक्त भी कि साहब ऑप्शनल को पूरे तरीके से ही एलिमिनेट कर दिया जाए, सिर्फ GS पेपर हो। लेकिन उस टाइम जो यूपीएससी के चेयरमैन थे प्रोफेसर DP अग्रवाल, वो इस बात पे अड़े रहे, डटे रहे कि नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक तो होना ही चाहिए, वी कैन नॉट गेट रेड ऑफ ऑप्शनल कंप्लीटली। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये सुनिए आप प्रोफेसर DP अग्रवाल से खुद। जैसा कि आपने प्रोफेसर की बात सुनी, वो ये चाहते थे कि क्योंकि बच्चे यूनिवर्सिटी जाएं, वहां पे सब्जेक्ट पढ़ें, और एक सब्जेक्ट उनको इस तरीके से आना चाहिए कि उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ हो। अगर हम GS सब्जेक्ट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट GS, GS जो पेपर्स हैं वो आपके सब्जेक्ट की विड्थ देखते हैं। विड्थ का मतलब कि आप कितने ज्यादा टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। तो वहां पे जब हम GS पढ़ते हैं तो हमको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें एक जनरल आइडिया होना चाहिए एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया कि भाई कोई भी चीज चल रही है तो क्यों चल रही है, इंडिया की पॉलिटी क्या है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उसके कुछ बेसिक प्रोविजंस क्या हैं। ऐसे रेंडमली आपसे कोई आर्टिकल उठा के नहीं पूछा जाएगा कि साहब आपको एकदम लॉ की जानकारी हो। यूपीएससी ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि एक जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव हो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट GS। बट व्हेन इट कम्स टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूपीएससी चेक करना चाहता है आपकी डेप्थ इन वन सब्जेक्ट। तो जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट वहां पे दिए हैं, अगर आप उसका सिलेबस चेक करेंगे तो उसमें लिखा होता है कि साहब आपको ऑनर्स लेवल तक का वो सब्जेक्ट जो है आना चाहिए। कि आपने अगर BSc करी है, BA किया है, BCom किया है, तो अगर आपके पास वो सब्जेक्ट है ऑनर्स लेवल का, तो उतनी डेप्थ तक आपको वो सब्जेक्ट आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे यूपीएससी ने कोई ऐसी बाउंडिंग नहीं लगाई कि जिस सब्जेक्ट में आप बैचलर्स कर रहे हैं आप वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, if you're going for mechanical engineering, like if you are a mechanical engineer, it's not necessary that you opt for mechanical engineering as your optional. It has not been made necessary. क्यों? क्योंकि यूपीएससी समझता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ के उसमें डेप्थ बना सकते हैं। यूपीएससी जानता है कि डिग्री से नॉलेज नहीं आकी जाती। राइट, डिग्री इस बात का प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है दैट यू नो अबाउट अ सब्जेक्ट। ठीक है, आपने कर लिया, आप पास हो गए। आपको भी पता है कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाई होती है। डेफिनेटली देयर आर सम वेरी सिंसियर स्टूडेंट हु आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन स्टडीइंग इन द कॉलेज। देयर आर सम अमेजिंग प्रोफेसर्स ऑल्सो। लेकिन आप जाते हैं तो किसी डिपार्टमेंट में आपको एक प्रोफेसर अच्छा मिलता है, दूसरा प्रोफेसर अच्छा मिलता है, 2-3 बढ़िया रहते हैं, 2-3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, कुछ आपके उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो इफ़ अ स्टूडेंट इज ऑलरेडी अवेयर, अगर आप लेट्स से अभी 12th में हैं, 12th के बाद आप कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, एंड इफ़ यू आर अवेयर इनफ कि सर हमको आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी ही है, तो फिर वो सब्जेक्ट लीजिए अपने कॉलेज में जिसको आप ऑप्शन लेना चाहते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिससे कि आपको ऑप्शनल की फिर अलग से तैयारी ना करना पड़े, आपके करिकुलम में ही ऑप्शनल की तैयारी हो जाए।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिन्होंने लेट्स से PSIR कॉलेज में इसलिए लिया कि उनको पॉलिटिकल साइंस ही आगे पढ़ना था। कुछ बच्चे ज्योग्राफी में बैचलर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ज्योग्राफी ऑप्शन ही लेना था। तो यूपीएससी ने डेप्थ चेक करने के लिए, आपका नीश चेक करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखा है। यूपीएससी चाहता है ये देखना कि साहब यू माइट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट यू नीड टू बी मास्टर ऑफ वन। ठीक है, एक चीज का मास्टर आपको जरूर होना है। ओके, तो इस वजह से हम देखते हैं कि साहब आपका 500 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है। 500 में 250 मार्क्स के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 ऑफ 250 मार्क्स एंड अदर पेपर 2 ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ 250 मार्क्स। और आप देखते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट जीएस सब्जेक्ट में इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 100 आउट ऑफ 250 या 105 110 आउट ऑफ 250 तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, मतलब डिसेंट नहीं, बहुत अच्छा माना जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आउट ऑफ 500 यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर मोर देन 280। ठीक है, बेसिकली आपका ट्राई करना है कि 300 आपको क्रॉस करना है। लास्ट ईयर ऑप्शनल की मार्किंग थोड़ी सी टफ हुई थी, इस वजह से किसी भी स्टूडेंट का 300 से ऊपर स्कोर नहीं आया, जितने भी टॉपर्स हैं। हाईएस्ट जो मैंने देखा था वो 299 था इन PSIR, और बाकी जितने भी टॉपर्स हैं उनके सारे ऑप्शनल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, वो जो ब्रैकेट था टॉपर्स का वो 290 के अराउंड जो है मूव कर रहा था, तो दैट्स कंसीडर टू बी अ वेरी गुड स्कोर। तो साहब आउट ऑफ 500 यू कैन, इफ यू आर गुड इनफ इन योर ऑप्शन, यू कैन इजीली स्कोर अबव 280 290। तो ये जो है ये मेक और ब्रेक हो जाता है यार। आपको इंश्योर करने के लिए कि आपका सिलेक्शन हो, ऑप्शनल पे कमांड होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ऑप्शनल का सिलेक्शन आपको बहुत वाइजली करना है। ठीक है, डोंट बी हेस्टी अबाउट इट। उसी की हेल्प करने के लिए जो है हम लोग ये लेक्चर अपना हमने इसको बनाया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साहब हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल। आप अपना ऑप्शनल किन पैरामीटर्स पे सिलेक्ट करेंगे, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिस पे लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि टीचर्स बता देते हैं कि अरे इंटरेस्ट से क्या होता है, देखो इसमें नंबर आ रहे हैं, यही वाला ले लो। ठीक है, सबसे जरूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट चेक करिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हर किसी का तो सेम नहीं है, सबके अलग अलग ऑप्शनल हैं। आपको ये देखना है कि आप किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में बाकी लोगों को डिफीट करके उनसे ऊपर आ सकते हैं। मतलब इफ यू आर पिकिंग एन ऑप्शनल, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप ले रहे हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ज्योग्राफी के टॉप 10 में हो पाएंगे अगर मेहनत करते हैं तो हर किसी की अपनी एक लाइकिंग होती है, हर किसी का अपना एक नीश होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना वो बिल्कुल मैं उसी तरीके से बोलता हूँ शादी करने जैसा है। कैसे कि साहब ऑप्शनल की तो शक्ल आपको डेली देखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी आपको आज ऑप्शनल नहीं पढ़ेंगे और जीएस पढ़ लेंगे, नहीं। जीएस का कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ना है, कोई स्ट्रांग होगा, कोई वीक होगा, लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप ये सुन के किसी से ऑप्शन ले लेंगे, साहब इस सब्जेक्ट में तो मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं, फलाने का इस सब्जेक्ट को लेके नहीं हुआ और ये सब्जेक्ट लेके हो गया, तो भाई वो उसकी प्रॉब्लम है, राइट। आपने कहा कि साहब मैं मैथमेटिक्स लेना चाहता हूँ, 10 लोग आके आपको बोल देंगे कि नहीं मैथमेटिक्स नहीं लो, बहुत डिफिकल्ट है, उसने मैथमेटिक्स लिया था उसका नहीं हुआ था। तो भाई जिसने मैथमेटिक्स लिया और उसका नहीं हुआ तो वो मैथ्स में खराब होगा ना यार। इससे आपका फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा? इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, इफ यू थिंक कि यू विल बी एबल टू डिफीट अदर्स इन मैथमेटिक्स, गो फॉर इट, राइट। तो ये सिर्फ अगर नंबर के लिए आप कोई किसी और के नंबर सुन के जो है आप ऑप्शनल ले रहे हैं अपना, तो आप ये समझिए कि साहब वो डॉरी के लिए शादी करने जैसा हो गया कि आपको पसंद नहीं है, आपने जो है बस कर ली, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है, उसी में आपको स्ट्रेंथ हो पाएगी। एक और बात सोचिए बहुत ही रेशनल तरीके से, जब हम कहते हैं कि मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं, अगर आप टॉप 10 टॉप 20 रैंक्स देखें, आपको मोटे मोटे ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर जो रैंक 1 थे उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था तो आपको क्या लगता है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेंगे तो आपकी भी रैंक 1 आ जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। जस्ट बिकॉज ही वॉज गुड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनको कॉलेज से पता था कि भाई उनको आगे प्रॉबेबली गेट भी देना हो सकता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देना हो सकता है, सिविल सर्विसेज भी देना हो सकता है, तो ही वॉज वेरी गुड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने अपने कॉलेज में मेहनत करी।
तो आप दूसरों से ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं हो जाइए। और आप देखिए, अच्छा अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यूपीएससी प्रमोट कर रहा है कि साहब ये सब्जेक्ट ले लो, इसमें नंबर आ रहे हैं, तो जितने भी लोग वो ऑप्शनल लेंगे उनका सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, फिर तो किसी और ऑप्शनल का सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली बात होती है। आप देखिए जितने भी फेमस ऑप्शनल्स हैं, एंथ्रो, ज्योग्राफी, पब एड, पीएसआईआर, ठीक है, ये जितने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं जो ज्यादातर बच्चे लेते हैं, उसमें जो सिलेक्शन का रेट है, जितने लोग लिख रहे हैं, वो 5 to 6% है। और अगर आप एकदम नीश में चले जाएं, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, तो वहां पे यही परसेंटेज जो है वो 10 to 11% होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर कितने लोग लिख रहे होंगे? हार्डली 15-20 जो जो ऑप्शन लिख रहे हैं। 15-20 लोग मैकेनिकल का लिख रहे होंगे। तो 15-20 लोगों में से अगर 2 का भी सिलेक्शन हो जाता है तो परसेंटेज तो बहुत ज्यादा हो गई। आप बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को समझिए कि साहब आपको वो सारा वो सब डेटा में उसमें नहीं जाना है। आप देखिए कि साहब आपका इंटरेस्ट है, यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड मटेरियल। आप इस बात को समझिए कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि साहब आपके पास एक बुक है, आपने वो रट ली, आपको पता है यहीं से क्वेश्चन आएगा और वो हो गया। नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सही सोर्सेज होने चाहिए, सही नोट्स होने चाहिए, आपके बनाए हुए अच्छी किताबें होनी चाहिए और अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो आपके बैचलर्स में था, लेट्स से बॉटनी या जोलॉजी, तो आपको पता है कि यार बाहर उसकी कोचिंग बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने कॉलेज में इतना अच्छा पढ़ा है, आपके प्रोफेसर्स का सपोर्ट आपको अच्छा है, यू हैड ऑलवेज बीन अ स्टूडियस स्टूडेंट, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा नहीं है, कॉलेज में आपने उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी है और अब आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको एक अच्छा गाइड चाहिए, अच्छा एक मेंटर चाहिए, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो कि साहब अगर हम इनसे पढ़ेंगे तो ही विल हेल्प मी टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। ठीक, तो इस चीज का हमको ध्यान देना है। कुछ सब्जेक्ट का जो मटेरियल है बड़ा स्कैटर्ड सा है, कलेक्ट करने में मुश्किल होती है, कुछ सब्जेक्ट का ऐसा है कि भाई आपको रेडिली अवेलेबल है। तीसरी चीज ये है कि यू नीड टू हैव द राइट टूल्स, राइट टूल्स टू स्कोर वेल इन एन ऑप्शनल। हर ऑप्शनल की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, हर ऑप्शनल की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, हर ऑप्शनल की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, तो ज्योग्राफी का जो टूल है, द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी इज डायग्राम्स एंड मैप्स। डायग्राम्स एंड मैप्स। तो अगर आपको वो मेंटल ब्लॉक नहीं है कि सर हमसे कुछ ड्रॉ ही नहीं होगा, कभी हमसे डायग्राम्स बनेंगे नहीं, यहाँ पे डायग्राम्स पेंटिंग नहीं करनी है आपको, सुंदरता नहीं दिखानी, वो टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप टेक्निकली करेक्ट डायग्राम्स बना सकते हैं फटाफट, तो ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है। लेकिन अगर आप डायग्राम्स नहीं बना सकते हैं, आपको आपका ये कि सर हम डिस्क्रिप्शन तो बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन हमसे डायग्राम्स नहीं बनते, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख के जो है नंबर नहीं आप उठा पाएंगे। एक अनरिटन रूल है ज्योग्राफी का कि साहब 1/3 मार्क्स जो है वो डायग्राम्स और मैप के वहाँ दिए जाते हैं। तो अगर आप वो नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से कोई 10 मार्कर क्वेश्चन है और अगर आपने उसमें डायग्राम नहीं बनाया, जो भी एप्ट डायग्राम था उसका, तो उस वजह से आपका जो आंसर है वो 7 नंबर से ही इवेलुएट होगा। तो अगर आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आंसर लिखा है तो 7 का 50% मिल जाएगा आपको, यू विल गेट अराउंड 3-3.5, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने डायग्राम एक अच्छा एप्ट डायग्राम ड्रॉ कर दिया होता, तो 7 आउट ऑफ 10 यू कुड हैव इजीली स्कोर्ड 5-5.5, 6 ऑल्सो, क्योंकि ज्योग्राफी में इतने नंबर दिए जा रहे हैं, बहुत मैथमेटिकल मार्किंग होती है ज्योग्राफी की। ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई होप दैट दिस आइडिया इज क्लियर, दैट यू नीड टू हैव द राइट टूल्स। ओके, देन फोर्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, यू शुड थिंक दैट यू कैन बी इन द टॉप 10, यू कैन बी इन टॉप 10 ऑफ दो अमंग्स दोस पीपल हु आर ऑप्टिंग दिस ऑप्शनल। ठीक है, तो आपने सुना कि साहब लेट्स से किसी ने कहा कि मेरे इस सब्जेक्ट में, फलाने सब्जेक्ट में जो है बहुत अच्छा स्कोर आया, लेट्स से हिंदी लिटरेचर, किसी ने कहा कि हिंदी लिटरेचर में जो है अच्छा स्कोर आ रहा है आजकल, मैंने हिंदी लिटरेचर इसलिए ले लिया। अब आप सोचें कि यार हम भी बचपन से हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं, भाषा है हमारी, हम भी हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं, तो
इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होना है भाई। हर चीज की अपनी एक नीश है। जस्ट बिकॉज आप हिंदी बोल लेते हैं, आप हिंदी लिटरेचर नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे कोई एक बच्चा होगा जो बचपन से हिंदी पढ़ता आ रहा है, उसने प्रोबेबली बीए किया है हिंदी में, हिंदी साहित्य में। अब हिंदी साहित्य में जो बीए कर रहा है, जिसको उस चीज की नॉलेज है, जिसको उसकी वोकैबुलरी आती है, अच्छे वर्ड्स आते हैं, समीक्षा कर सकता है किसी भी चीज की, व्याख्या कर सकता है किसी भी चीज की, वो लेगा क्योंकि उसने पढ़ा है। अब आपने साहब यहाँ हिंदी लिटरेचर ले लिया, अब आप बैठ के उपन्यास पढ़ लें, नॉवेल्स पढ़ लें, कहानियां पढ़ लें, तो अभी नहीं कर सकते ना। यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। किसी ने पहले से अगर पढ़ रखा है तो उसको थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो भाई आप ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जहां पे आपको ऐसा लगता है कि यू विल बी देयर इन द टॉप 10 ऑफ दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजों का आपको जो है ध्यान देना है। कुछ लोग यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं कि लुक एट द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। ये बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेतुकी सी चीज है कि ट्रेंड देखो यूपीएससी का। यूपीएससी का कोई ट्रेंड नहीं है मेरे भाई, कोई ट्रेंड नहीं है। इस साल किसी ऑप्शन में ज्यादा आ गए, किसी में कम आ गए, तो अगले साल किसी और ऑप्शन में ज्यादा और कम हो जाएंगे। लास्ट ईयर क्योंकि यूपीएससी ने ये किया था तो अगले साल भी ये होगा। ये कोई गारंटी नहीं है इस चीज की, ये बहुत ही बेतुकी चीज है। यूपीएससी की सबसे खास बात ही ये है कि वो अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि ऐसा होगा तो आगे जाके भी ऐसा ही होगा। वो अपनी चीजें करता रहता है यार, ठीक। तो आप देखिए कि आपको किसी भी सिचुएशन में, चाहे डिफिकल्ट पेपर हो चाहे इजी पेपर हो, आपकी ऑप्शनल पे इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि व्हाट एवर माइट बी द सिचुएशन, यू शुड बी एबल टू डू प्रेटी वेल। आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट जैसे बच्चे अगर हमसे आके बात करते हैं तो कहते हैं सर हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि इस बार इजी पेपर आ जाए। मैं कहता हूँ नहीं, गलत दुआ कर रहे हो। ये मांगना ही नहीं चाहिए भगवान से कि इजी पेपर आ जाए। भाई इजी अगर पेपर आ गया किसी ऑप्शनल का, तो जिसकी कम तैयारी है, जिसकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, वो भी लिख के आएगा, उसके भी उतने ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करिए कि आप मांगिए भगवान से कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर है, कि जिसकी थोड़ी कम तैयारी है वो ऐसी एलिमिनेट हो जाए, और आपकी क्योंकि अच्छी तैयारी है तो आप वहां उस क्राउड से जो है ऐसे ऊपर आ जाए, एलिवेट होके आ जाए, राइट। 2013 में 2014 में बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था यूपीएससी का, तो वहां पे लोगों को लगा कि अरे बड़ा कम स्कोर है। 14 में कम स्कोर आए थे, जनरल जो स्कोर था वो कम था, लेकिन जो रैंक 1 थी वो इरा सिंगल की थी, उनका ज्योग्राफी ऑप्शन था, राइट। तो ऐसे केस में पीपल आर स्कोरिंग वेरी वेल। टॉप 10 में अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो टॉप 10 में एक या दो लोग हमेशा रहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के। ऐसा कभी नहीं हुआ कि साहब ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोई बच्चा नहीं है, ओके। तो these are the parameters that you need to think while selecting an optional. अब एडवांटेजेस की बात करते हैं हम ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल की। तो भाई बहुत सारी ज्योग्राफी के पास एडवांटेजेस हैं। पहली पहली बढ़िया बात तो ये है ज्योग्राफी की कि ज्योग्राफी इन जनरल है इंटरेस्टिंग। इट्स अ प्रेटी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो हम रियलिटी में देख सकते हैं। अगर मैं क्लास में क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा हूं और आप क्लासरूम के बाहर जाते हैं तो यू कैन जस्ट लुक एट द क्लाउड एंड यू विल बी एबल टू टेल मी कि सर देखिए ये वाला क्लाउड बना है। फोल्डिंग माउंटेन्स बने तो फोल्डिंग माउंटेन्स देख लिए, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो वॉल्केनिक इरप्शन देखा। तो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो बात क्या कर रहा है, वो जो नेचुरल फिनोमिनन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अपने से साइंस नहीं लगानी है, आपको इस डोमेन में नहीं जाना कि क्या हो सकता है, वो पूछ ही नहीं रहा है कि क्या हो सकता है। ज्योग्राफी की सीधी सी बात है कि साहब ये चीज हुई तो क्यों हुई। सो यू हैव टू एक्सप्लेन साइंटिफिकली कि कोई भी चीज किस तरीके से चल रही है, तो उस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कॉलेज में हमको बड़ा बोरिंग लगता था, तो भाई उसमें आपकी गलती नहीं है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को भी बोरिंग बना देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट को, जैसे कुछ लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगता है, हिस्ट्री बोरिंग हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा तो कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही नहीं है। बचपन से कहानी सुनते आए, हिस्ट्री को अगर उस पर्सपेक्टिव में बताया जाए कहानियों के तरीके से, एक चेन के तरीके से, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग या बकवास नहीं होता है, लेकिन ये टीचर पर डिपेंड करता है कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि फैकल्टी की जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है कि वो खुद उस ऑप्शनल को जिए, अपने सब्जेक्ट को जिए। तो अनटिल एंड अनलेस आई ईट एंड ब्रीथ एंड ड्रीम अबाउट ज्योग्राफी, मैं वो चीज आप तक डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, राइट।
तो साहब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आप चाहें तो अभी क्लासेस चल रही हैं मेरे यूट्यूब पे, एनसीईआरटी की भी क्लासेस चल रही हैं। यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दोस क्लासेस, यू विल बी एबल टू रिलेट विद मी, और आई होप कि वो जो स्पार्क है, वो जो लव है फॉर द सब्जेक्ट, आई विल बी एबल टू ब्रिंग बैक दैट लव फॉर द सब्जेक्ट व्हेन यू आर अटेंडिंग द क्लासेस। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज ये इसकी खास बात कि इट इज साइंटिफिक। साइंटिफिक सब्जेक्ट है। आपको जो चीज है, जो फिनोमिनन है, उसको टेक्निकल भाषा में उतना ही लिखना है। बहुत ज्यादा पन्ने नहीं भरने हैं, पेजेस नहीं भरने हैं। जो वर्ड काउंट है वो ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है कि साहब इतने 150 वर्ड्स का है तो यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स, नहीं। जो एप्ट चीज है आपको उतनी ही लिखनी है, और उतने में आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हो जाती है कि अगर आपने वो सही चीज नहीं लिखी तो फिर नहीं भी मिलेगा, है ना। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि सर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कुछ भी लिख के आ जाए तो थोड़ा सा नंबर मिल जाए। भाई आपको थोड़े से नंबर पे तो सेटल नहीं होना है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है? इफ यू आर स्कोरिंग हाई, यू कैन स्कोर वेरी हाई इन ज्योग्राफी, अदरवाइज यू विल स्कोर वेरी लो। तो आपको तो पढ़ना है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना पढ़े जाके पहुंच जाएंगे, सर हमने 2 महीने बस ऐसे पेजेस फ्लिप करके देखा था, हम एग्जाम में आके बैठ गए, अब हम इतना लिख रहे हैं और इतना ही आ गया। जैसे एक सब्जेक्ट है फिलोसफी, राइट। फिलॉसफी की खासियत यह है कि वो बहुत कम टाइम पे कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन फिलॉसफी की प्रॉब्लम यह है कि फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आता लोगों का। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसमें आप अपने थॉट्स नहीं लिख सकते, आप किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते। फिलॉसफी जो फिलोसोफर ने कहा उतनी ही लिखनी है, खुद जाके एग्जाम में फिलोसोफर नहीं बनना है आपको। तो वहां पे क्या है कि वो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, एवरेज इतना तो आ ही जाएगा ना, तो वो एवरेज के पीछे भाग जाते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल जब आप लेते हैं तो यू आर नॉट रनिंग आफ्टर द एवरेज स्कोर, यू आर रनिंग आफ्टर रैंक 1। कि भाई मुझे आई नीड टू स्कोर वेरी हाई इन ज्योग्राफी, आई विल गेट अ वेरी गुड रैंक। थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्योग्राफी के साथ ये हो गई है कि एक दो टीचर्स हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने सब्जेक्ट को इतना डिफिकल्ट बना दिया है, वो अपनी ही क्लास में पूरी रिसर्च करवा देते हैं जिसका यूपीएससी के सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बच्चों को लगता है कि अच्छा ये पढ़ा रहे हैं ना तो ऐसे ही ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है और यही सही तरीका है। नहीं भाई, नहीं है वो सही तरीका, ठीक है। रिसर्च नहीं करनी है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल के क्वेश्चंस देखिए, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो एक लिमिट में पढ़ने से, ठीक है, वो लिमिट मैं आपको बताऊंगा, कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप ये कीवर्ड लिख के आइए तो आपका अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। तो इस माहौल में नहीं जाइएगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स अ साइंटिफिक वेरी इजी सब्जेक्ट। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर सम कीवर्ड्स, scientific keywords, and if you are writing those keywords in your answer, you will get a very good score. Third good thing is that you don't have to write a lot, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी ग्रामर या आपकी अंग्रेजी मैटर नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि यू नीड टू हैव फ्लॉलेस इंग्लिश, बट यू नीड टू हैव कमांड ओवर डायग्राम्स एंड मैप्स, ठीक है। वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। हर चीज़ जो भी है, मैं से पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूँ मैं। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो जो भी चीज़, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके सारे डायग्राम्स मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ। जो डायग्राम्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो मैं आपका एप्टीट्यूड भी इतना बना दूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो कि जिसका डायग्राम हमने क्लास में नहीं बनाया है, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग सा, यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ वेरी गुड एप्ट डायग्राम फॉर दैट ऑल्सो। ओके, so the language of geography is diagrams and maps. If you are able to draw this, you will get a very good score in geography. Then another advantage is overlapping with GS। भाई जिसको ज्योग्राफी पे बहुत अच्छा कमांड है, उसका जीएस में स्कोर बहुत अच्छा आता है। रीजन बीइंग कि ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी है। तो अगर दोनों चीजों को देखें तो GS1 की अगर हम बात करें तो उसमें तो ज्योग्राफी है ही सीधा सीधा, और ज्योग्राफी आउट ऑफ 250 100 मार्क्स का ज्योग्राफी आता है GS1 में। अब क्योंकि साइंटिफिक है, लैंग्वेज उसकी आप साइंटिफिक लिखेंगे, डायग्राम्स ड्रॉ करके आएंगे, तो आउट ऑफ दीज 100 मार्क्स इट इज वेरी इजी टू स्कोर अराउंड 50 to 55। तो अगर 50 से 55 मार्क्स आपने ज्योग्राफी जीएस में पिक कर लिए तो बाकी जो 150 हैं, 150 मार्क्स हैं, उसमें से 50 तो ले ही आओगे ना यार। तो यू कैन इजिली स्कोर मोर देन 100 इफ यू आर हैविंग कमांड ओवर ज्योग्राफी इन GS1। इफ वी टॉक अबाउट GS2, GS2 में IR के क्वेश्चन आते हैं।
इफ़ यू हैव कमांड ओवर ज्योग्राफी, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, अगर आपको वो पॉलिटिकल थ्योरीज आती हैं और आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन का आइडिया है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट आप आईआर के क्वेश्चन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. If we talk about GS3, तो GS3 has got industries, agriculture, resources, disaster management, all of these things, they are associated with geography. तो वंस अगेन इफ यू आर हैविंग वेरी गुड कमांड ओवर ज्योग्राफी, तो GS3 में इन टॉपिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर जो है कर सकते हैं, बहुत सारे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे GS3 में कॉन्सेप्ट है आपका लैंड रिफॉर्म्स का, एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स डायरेक्टली पार्ट है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. उतने ही लैंड रिफॉर्म्स हैं, उतना ही लिख के आना होता है, आंसर पक्का हो गया आपका. ठीक, तो अगर आपका ऑप्शनल में यहाँ पे बहुत अच्छा कमांड है, तो आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत बढ़िया हो सकता है GS सब्जेक्ट्स में भी. ओके, देन फिफ्थ एडवांटेज, इसका जो सिलेबस है वो काफी रिपीटेटिव है. जब आप सिलेबस देखेंगे, हम डिस्कस भी करेंगे, तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो लोग कहते हैं ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, देखो कितना बड़ा है. ठीक है, ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो पेपर 1 की तैयारी में ऑलमोस्ट 80 to 90% पेपर 2 तैयार हो जाता है, तो पेपर 2 में उतना टाइम लगता ही नहीं है. ठीक है, अभी मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो साइकोलॉजिकली ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा सिलेबस यहाँ पे नहीं है, बहुत रिपीटेटिव है. तो जो थीम्स है वो बार बार रिपीट होते हैं, और अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि हाँ फिजिकल ज्योग्राफी में ये चीज चल रही है, तो वही चीज आपको इंडियन ज्योग्राफी पे इंप्लीमेंट करनी पड़ती है. तो वो बहुत ज्यादा जो है आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता, उस चीज के लिए कम रिसोर्सेज में आपका जो है बढ़िया काम हो जाएगा. जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे जो आपको आपकी जाती जो लाइफ है, पर्सनल जो लाइफ है, उसमें आपको वो चीज़ें काम आ रही होंगी और आप अवेयर होंगे कि हाँ ये चीज़ हुई, कि अभी एग्रीकल्चर में भाई सूखा पड़ गया तो वहाँ पे ड्रॉट पे क्वेश्चन आ गया, ड्राई फार्मिंग पे क्वेश्चन आ गया, प्रिसिशन फार्मिंग पे क्वेश्चन आ गया. तो दीज आर दोज थिंग्स जो अभी कॉन्वर्जेशन में चल रही हैं. तो काफ़ी क्वेश्चन वो ऐसे लगेंगे कि ये तो GS का क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया, तो उतनी टेक्निकलिटी वहाँ पे खासतौर पे पार्ट 2 में, GS पेपर 1 पार्ट 2 और इंडियन ज्योग्राफी में उतनी टेक्निकलिटी नहीं होती है, तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू स्कोर वेल हेयर. ठीक है, तो ये बहुत सारी एडवांटेज हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की. एक एडवांटेज ये है कि मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं हम. ठीक है, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है हमारे पढ़ाए हुए, सो दे कैन वाउच फॉर इट. एंड आई होप दैट आई विल मेक यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लें, साथ में जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो कर लें, जो टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाएगी उसके टेस्ट आप अच्छे से लगाएं, क्वेश्चंस को पढ़ें, और जो मैं क्लास में कह रहा हूँ कि बेटा देखो ये कीवर्ड है, उसको एकदम अंडरलाइन कर लें कि हाँ सर ने ये बताया था तो ये हमको लिख के आना है. तो अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो देर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल गेट अ रैंक इन UPSC. ठीक है साहब, सो आई विल वेलकम यू इन द क्लासेस. कुछ जो है टॉपिक्स देख लेते हैं हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस के, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि साहब बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा नहीं है. अगर हम सिलेबस को देखें तो ब्रॉडली जो पेपर है, देयर इज पेपर वन एंड पेपर टू. ठीक है, पेपर 1 की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए जो है, ये सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी का. फिजिकल ज्योग्राफी GS1 का पार्ट है आपके, वो सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. जब हम यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि जो GS में आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं 80% वो सेम फिजिकल ज्योग्राफी है यहाँ पे, क्योंकि जो माउंटेन बिल्डिंग होगी वो वैसे ही होगी, प्लेट टेक्टोनिक्स वैसे ही होगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वैसे ही होगी. ये जो 20% पार्ट ऐड हो रहा है यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का, वो कुछ थ्योरीज हैं. ठीक है, जैसे आइसोस्टेसी की थ्योरीज हैं, वो GS में नहीं है, ऑप्शनल में है. प्लेन फॉर्मेशन की, प्लेनेशन की कुछ थ्योरीज हैं, वो इधर नहीं है, इधर है. ठीक है, तो वो जो टिपिकल एस्पेक्ट है क्लाइमेट का, आपके कोपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, थॉर्नवेट्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे जो ज्योग्राफी जियोलॉजिस्ट ने और जो साइंटिस्ट ने चीज़ें बताई हैं
हर चैप्टर में वो 2-2 3-3 थ्योरी आपकी ऐड हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एज फार एज कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न वो एकदम जीएस का सेम है। तो यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी के अगर आप सब टॉपिक्स देखें तो अगेन यू हैव जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी। आई एम कीपिंग दिस लेक्चर शॉर्ट क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एक जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का, जो क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए होगा अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो उसमें फिर इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर मैं इसका स्कोप भी आपको बताऊंगा। ओशनोग्राफी है और फिर बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम सॉइल की बात करते हैं बेसिकली, एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। ये जो एनवायरमेंट ज्योग्राफी है, environment geography is almost exactly same as the environment that you discuss in GS3. GS3 का जो environment है वही है environment geography। एक दो इसमें typical classifications आ जाते हैं, apart from that बिल्कुल वही है, वही ecology, वही niche, वही species, सब कुछ वही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आता है साहब आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी ये जो सेक्शन बी है, खास बात ये है कि ये सेक्शन बी और पेपर 2 का सम पार्ट ऑफ सेक्शन ए एंड सम पार्ट ऑफ सेक्शन बी, ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ सेक्शन बी इज दिस। ह्यूमन ज्योग्राफी में इंडिया में बहुत ज्यादा थ्योरीज नहीं दी गई हैं, तो जो फॉरेन ज्योग्राफर्स ने थ्योरीज दी हैं, ठीक है, 10 से 11 थ्योरीज हैं आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में। वो जो 10 से 11 मॉडल्स और थ्योरीज हैं उसमें से पक्का है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है कि साहब एग्जाम में क्या आने वाला है। ठीक है, इफ यू आर एबल टू एक्स्ट्रापोलेट कि एग्जाम में ये चीज आने वाली है, इतने पर्सपेक्टिव से हम इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव को एनालाइज कर सकते हैं, यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल। तो ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी हम यहाँ पढ़ेंगे वो हम पेपर 1 और पेपर 2 के साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन। तो जब हमने पॉपुलेशन पढ़ा तो पॉपुलेशन में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की थ्योरीज हैं, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो वर्ल्ड में क्या चल रही है उसका इंडिया का पर्सपेक्टिव। ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, इंडिया की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम। सेटलमेंट में भी अर्बन एरिया की मॉर्फोलॉजी, अर्बन एरिया इंडिया सेम मॉर्फोलॉजी का मॉडल है। रूरल एरिया की मॉर्फोलॉजी, रूरल एरिया ऑफ इंडिया सेम टाइप का मॉडल है। तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये एक ही टॉपिक में पेपर 1 और पेपर 2 साथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम सर्टेन नीश टॉपिक्स जैसे कि इंडियन ट्राइब्स के बारे में जो है टॉपिक आ जाता है, लैंग्वेजेस के बारे में आ जाता है, तो वो थोड़ी बहुत चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे हार्डली 5-6 लेक्चर्स में। बाकी जितना भी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो सेक्शन बी का एकदम सेम है जो पार्ट ए में है। इसीलिए जब हम सिलेबस देखते हैं लिखा हुआ यूपीएससी की साइट पे तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करके रिपीट कर दी गई है। ये आप जाके सिलेबस में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेक्शन बी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कंटेम्प्रेरी इशूज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इशूज फ्रॉम द थीम्स। पॉपुलेशन का कंटेम्प्रेरी इशू, सेटलमेंट का कंटेम्प्रेरी इशू, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कंटेम्प्रेरी इशू, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कंटेम्प्रेरी इशू। तो वो सिर्फ वहां टर्म लिख दिया गया है ये बताने के लिए कि आपको से जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है उसमें जो कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे अर्बन फ्लड, 2 बार सवाल आ चुका है कि अर्बन फ्लड्स क्यों हैं। तो अर्बन फ्लड के बारे में तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में जीएस में भी आएगा, राइट। अर्बन प्लानिंग वैसे भी पता होना चाहिए, जीएस में भी आएगा। तो बहुत सारी चीजें हम सेम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो सेटलमेंट हो जाएगा। देन वी हैव गॉट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बेसिकली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज। देन यू हैव गॉट पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की 1-2 थ्योरीज आती हैं कि साहब द बेसिस ऑफ फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, कि कुछ कंट्रीज फेडरल कंट्रीज क्यों होती हैं, कुछ कंट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों होती है, बॉर्डर्स और फ्रंटियर का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कुछ थ्योरीज आती हैं जैसे मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी। अब ये हार्टलैंड थ्योरी जो आपका आईआर है, आप वहाँ पे भी पोस्ट लिख सकते हैं, एसए में भी उसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन सी थ्योरीज हैं जो यहाँ पे आपको बार बार आएंगी। इसी के बाद जब हम पेपर 2 में आते हैं तो सेक्शन ए में यू हैव गॉट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी मतलब सेक्शन पेपर 2 इज इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है,
अब इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी आ जाएगी, इंडियन क्लाइमेट आ जाएगा, बेसिकली मॉनसून, ठीक है। तो फिजियोग्राफी और इंडियन क्लाइमेट के बाद जो सेक्शन ए में आएगा, फिर आप देखेंगे कि इसी का सेक्शन ए के ही जो बाकी टॉपिक्स हैं वहां से एग्रीकल्चर आपका स्टार्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो यहीं से फिर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन ए इज फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सेक्शन बी इज प्रीडोमिनेंटली ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आराम से कंप्लीट होता है और बहुत वेल डिफाइंड है। क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा वेल डिफाइंड है ज्योग्राफी का, इसलिए क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो एक 10 मार्कर क्वेश्चन आता है, वो हर सब्जेक्ट में आता है, ज्योग्राफी में भी आएगा, सोशियोलॉजी में भी आएगा, एंथ्रो में भी आएगा, विच इज मेड वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अक्सर वो बच्चों को अगर वो टर्म नहीं समझ में आता तो वो छूट जाता है, और बच्चे इसीलिए घबराते हैं क्योंकि जब भी दिखाया जाता है ना कि देखो कितना डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, तो वही 10 नंबर का क्वेश्चन उठा के आपके सामने रख दिया जाता है कि देखो ओहो किसी से भी नहीं होगा। तो भाई वो किसी से भी नहीं हुआ तो 10 मार्कर ही तो है। वो 10 मार्कर अगर आप नहीं भी लिखते हैं बाई चांस, गॉड फॉरबिड अगर वो नहीं आता है आपको, तो वो किसी भी ऑप्शन में हो सकता है, और वो 10 मार्कर अगर आप नहीं लिखते हैं उसके बाद भी आप 290 300 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है साहब। तो आई होप दैट द आइडिया इज क्लियर। सिलेबस आपको जो है क्लियर हुआ है। एक बार यूपीएससी की साइट पे आप जाके देख लीजिएगा, यू विल बी एबल टू रिलेट विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देन देयर आर सर्टेन मिथ्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑप्शनल। सबसे बड़ा मिथ जो अभी हमने देखा कि साहब सिलेबस इज लेंदी। भाई सिलेबस लेंदी है तो वेल डिफाइंड भी तो है। किसी चीज को अगर तोड़ तोड़ के पॉइंट्स में लिख दो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत वेल डिफाइंड है। और अगर एग्जामिनर के पास इतना डोमेन है, इतने सारे सब टॉपिक्स हैं पूछने के लिए, तो क्वेश्चन क्या आने वाला है वो आपको पता चल जाएगा, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। एग्जाम में बैठ के आपको इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस कम आएंगे, राइट। आप क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे कि कहां से आया है, उसका ये आंसर है, तो यू विल हैव सेट आंसर्स पहले से। अगर सिलेबस बहुत छोटा हो जाए किसी चीज का, तो क्वेश्चन तो भाई 500 नंबर के पूछने ही है ना। तो सिलेबस छोटा हो गया तो फिर मुझे और ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा, और ज्यादा फिलोसफिकल चीजें लेके आनी पड़ेंगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शन में ऐसे कोट आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि किसका कोट है, कहाँ से पूछ लिया, किसकी फिलोसफी है। अब आप वहीं एग्जाम में बैठ के एक्सपेरिमेंट करते हैं, सोचते हैं किसने कहा होगा ऐसी बात, रैंडम। तो वो वाली प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक फॉल्स चीज है, और मैंने आपको बताया कि काफी ओवरलैपिंग है, तो उतना लेंदी है नहीं जितना वो पेपर में दिखता है। दूसरी चीज, मार्क्स नहीं आते साहब, ये भी मिथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चेक कीजिए, हर साल टॉप 10 में एक दो लोग जो हैं वो हमेशा ज्योग्राफी ऑप्शनल से होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छा टेक्निकल आंसर लिख के आ रहे हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं देखी जाती, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है थोड़ी सी, तो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल विल सूट यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको आर्टिकुलेट नहीं करना होता है। अगर आपने सही टेक्निकल टर्म्स वहाँ पे लिखे हैं, ठीक डायग्राम्स बनाए, यू विल गेट वेरी हाई स्कोर। और अगर वो चीज़ नहीं है तो प्लीज़ आप यूपीएससी को ब्लेम नहीं करिए कि नंबर नहीं देता है, फिर उसमें नंबर नहीं आने थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं साहब हमने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया, ठीक है, फलाने फलाने टीचर से पढ़ रहे थे, उन्होंने हमको 8 महीने 9 महीने पढ़ाया। भाई जब इतनी रिसर्च कर लोगे तो एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई सीधा सा सवाल पूछा गया, आपको लिखना क्या है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो प्लीज उस वाले माहौल में नहीं जाइएगा कि मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मार्क्स कम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड मिथ्स जो हैं वो ये हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं मतलब ज्योग्राफी से, सिलेक्शंस हैव गॉन डाउन। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर साल टॉप 20 में, टॉप 10 में 2-3 लोग जो हैं आपके रहते हैं। तो ये भी मिथ है। ये इसलिए मिथ बनाया गया है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिल्ली दे आर गोइंग टू ओनली 1 और 2 प्लेसेस टू स्टडी। वहाँ पे वो देखते हैं उनका नहीं हुआ और उनके साथ वालों का भी नहीं हुआ, तो उनको लगता है कि किसी का भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप सही तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो टॉप 10 में रैंक 1 आने की भी प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी में मैथमेटिकल मार्किंग होती है, रैंडम मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अंग्रेजी देख के आपको फील से कोई मार्क नहीं देता है। आपने वो कीवर्ड लिखे हैं तो आपको मिलेगा नंबर, और नहीं लिखे हैं, आप कहानियां लिख के आ रहे हैं वहाँ पे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो मैं आई विल इंश्योर कि मैं आपको वो कहानियां ना बता के आपको एकदम कीवर्ड्स बताऊं। मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में ये कीवर्ड है, ये डायग्राम बनना है, इतना आंसर लिखना है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आई माइट गिव यू मल्टीपल स्टोरीज, कि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी रहे, आपको मजा भी आए और आप दुनिया से चीजों को रिलेट कर सके। ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत मजेदार है। जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हैं सोसाइटी में, तो वो या तो सोशोलॉजी बता सकती है या ह्यूमन ज्योग्राफी बता सकती है, राइट। तो आपको चीजें दिखने लगेंगी, आप ज्योग्राफी को एंजॉय करने लगेंगे, और जब आप ज्योग्राफी को एंजॉय करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपकी रैंक आएगी। तो आई होप कि आई हैव बीन एबल टू टेल यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ज्योग्राफी। बी कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट। बहुत अच्छी, बहुत डिटेल में क्लासेस होंगी, एकदम मैं स्क्रैच से आपको पढ़ाऊंगा, ये अज्यूम करके कि आपको कोई भी चीज नहीं आती है, ठीक है। तो एकदम फाउंडेशन से आपका सब्जेक्ट जो है बिल्ड करेंगे। टेस्ट सीरीज भी रहेगी, टेस्ट मैं खुद चेक करूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं रहता है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको खुद से चेक करके बताऊंगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। और जो टेस्ट होगा वो इस तरीके से डिज़ाइन होगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो ब्रॉडली टच हो जाएं, जिससे कि एग्जाम में वो टेस्ट रेप्लिकेट होने की प्रोबेबिलिटी रहे। जो भी टेस्ट सीरीज होती है अभी तक, थैंकफुली उसमें से मतलब 80% क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। तो आप जब टेस्ट देंगे, क्योंकि मेंस थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल होता है, जब आप टेस्ट देंगे, आंसर्स लिखेंगे, और जब आप फाइनली अपना एग्जाम देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें हम पहले लिख चुके हैं, हमारे हाथ से आंसर्स निकल चुके हैं। तो यू विल हैव दैट मच ऑफ प्रैक्टिस दैट यू विल फील वेरी कंफर्टेबल व्हाइल राइटिंग द एग्जाम। तो आई होप कि आपके डायलेमास कम हुए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, वी विल बी एबल टू आंसर यू। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, फील फ्री टू कॉल टू एग्जाम मिनिस्ट्री, और हम आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको आंसर करेंगे, सॉल्व करेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, डू ज्वाइन। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।